आज 22 मार्च है, बिहार दिवस है। आज ही के दिन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। आज बिहार के बने हुए 111 साल हुए। जब 1912 में 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी, तो बिहार राज्य के अंतर्गत उड़ीसा और झारखंड भी था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग अलग राज्य बनाया गया, बिहार से अलग करके, और सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके अलग अलग राज्य बनाया गया। बिहार के इतिहास की बात करें तो बिहार का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस बिहार में महावीर का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने थे। संसार के अनेक देशों में इन्हें आज भी पूजा जाता है। इस बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। इस बिहार में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। इस बिहार में महात्मा बुद्ध का कर्म स्थली रहा है। इस बिहार में दुनिया के सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। बज्जी संघ का नाम आपने सुना होगा, जिसकी राजधानी वैशाली में थी। दुनिया का पहला लोकतंत्र था। दुनिया को लोकतंत्र इस बिहार में सिखलाया। भारत के सबसे पहले साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में स्थापित की थी। उसकी राजधानी पटना में थी, और वर्तमान अफगानिस्तान, वर्तमान बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ये सब मौर्य साम्राज्य के अधीन था। इस पूरे क्षेत्र पर बिहार का शासन था। आप समझ सकते हैं कि इस बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। इस बिहार का इतना समृद्ध गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज बिहार की जो दशा है, इस पर बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि मैं एक बिहारी हूं, इस पर बोले बिना रहूंगा भी नहीं। और मैं तमाम बुद्धिजीवियों से विनम्र अपील करूंगा कि उन्हें भी बिहार की दशा पर बोलना पड़ेगा, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जब इतना समृद्धशाली इतिहास रहा है बिहार का, तो बिहार क्यों पीछे है? झारखंड के बंटवारा से पहले तक खनिज संसाधन में भी भारत में सर्वप्रथम भारत बिहार था, सबसे आगे था। फिर बिहार क्यों पीछे रहा? बिहार के पीछे रहने के जो कारण है, हम में से बहुत लोगों को मालूम है, आप सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवी या तो बोलना नहीं चाहते हैं, या वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें कोई सुनने वाला नहीं। कोई भी राज्य का विकास वहाँ के शासक और उनकी नीतियों से पूरा पूरा प्रभावित होती है। यदि शासक अच्छे होते हैं और उनकी नीतियां अच्छी होती हैं, तो राज्य शक्तिशाली बनता है, समृद्ध बनता है। यदि शासक अच्छे नहीं हो, तो अच्छे राज्य को भी वह मिट्टी में मिला सकते हैं। चाहे शैक्षिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सब पर शासन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सरकार की नीतियां यदि स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है, तो उसका प्रभाव विकास पर पड़ना तय है। आज एक छोटा सा सवाल मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच। आज हमारे राज्य में स्कूलों की कमी नहीं है,
अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी बन गए, शिक्षक भी है। सरकार रोज तरह तरह के डाटा जो है लेती रहती है स्कूलों से, सब मिल रहा है। तरह तरह के कल्याणकारी योजनाएं चल रहे हैं, बच्चों को खिचड़ी भी मिल रहा है, उन्हें पोशाक भी मिल रहा है, उन्हें अच्छी खासी छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। मैट्रिक पास करने पर फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चियों को 10,000 और इंटर पास करने पर 25,000, फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन करने वाली को 50,000। इस तरह से बहुत छात्रवृत्ति भी दिए जाते हैं। फिर भी क्यों नहीं सुधर रहा है? क्या गड़बड़ी है? क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था पीछे है? क्या सब कुछ ठीक है? क्या किसी स्कूल से सरकार यह डाटा कभी लेती है कि किस सप्ताह में, किस महीने में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए गए, कौन कौन से चैप्टर पीछे छूट रहे हैं, किस किस विषय की पढ़ाई नहीं हुई, किस किस क्लास में बच्चे अपियर नहीं हुए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा कभी सरकार ने किसी स्कूल से लिया है क्या? आप पता करें अपने आसपास के स्कूलों से। सरकार को रोज कोई ना कोई डाटा चाहिए, लेकिन कौन सा डाटा चाहिए? क्या ये डाटा चाहिए कि कितने चैप्टर पढ़ाई हुई? क्या यह डाटा चाहिए कि किस स्कूल में सिलेबस पीछे हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ये डाटा कभी सरकार लेती है क्या? जो पढ़ाई स्कूल में हुई बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, इसे जांच करने कोई अधिकारी पहुंचता है क्या? इसके लिए कोई एक सिस्टम बना हुआ है जो हमेशा वो डाटा लेते रहे स्कूलों से कि बच्चा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा, क्या क्या सीखा? इस तरह के कोई डाटा नहीं लिए जाते, और जो डाटा लिए जाते हैं उससे बच्चे का कोई कल्याण नहीं होता। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है या नीचा गिर रहा है, ये आप खुद सोचें। जिस बच्चे को पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए थे, अब वो 15 नंबर पर पास हो रहे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है? जहां उन्हें 100 नंबर के सवाल का आंसर देना है, उन्हें 200 नंबर का सवाल उपलब्ध करा दिया गया। अब इस 200 नंबर में से आप 30 अंक का लिखिए और पास हो जाइए। जहां 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, वहां 100 उपलब्ध करा दिया जाता है। आप कोई 30 चुन लीजिए और पास कर जाइए। वास्तव में 50 क्वेश्चन ही उसे दिया जाना था और उसमें उसको 30 नंबर लाना था। आपने 100 क्वेश्चन कर दिया, उसमें 30 ला रहा है, तो 15% का वह आंसर जान रहा था। आपने डबल ऑप्शन जैसे ही दिया तो 30 आ गया उसको। इस तरह से 15% पर पासिंग मार्क्स निर्धारित कर दिया गया है पूरे बिहार में। यदि जानकारी नहीं हो तो आप पता कर लीजिए। मैट्रिक का एग्जाम या इंटर का एग्जाम जो होता है वर्तमान समय में, मैट्रिक और इंटर के साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके एग्जाम, सब में यही व्यवस्था कर दिया गया है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से पासिंग मार्क्स को 15 कर दिया गया है। इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा कि उठेगा, आप अनुमान लगाइए। दूसरी तरफ क्या कमी हुई है कि जो बच्चे टोटल क्वेश्चन आपने दिया, टोटल का आंसर जान रहा है, जैसे कि 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर से देना है, 100 क्वेश्चन आपने पूछा। अब 100 में बहुत अच्छा बच्चा है, 95 का आंसर जान रहा है, कोई 80 का आंसर जान रहा है, कोई 75 का आंसर जान रहा है, कोई 50 का ही आंसर जान रहा है। मिलेगा सबको 50 ही, क्योंकि 50 का ही उसे आंसर देना है। क्या डिफरेंस कर रहे हैं आप? इसी तरह से सब्जेक्टिव में भी 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। लघुत्तरीय में आप 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो बच्चा 30 का आंसर जान रहा है, जो बच्चा 25 का आंसर जान रहा है, जो 20 का जान रहा है, जो 15 का ही जान रहा है, सब 15 का ही आंसर लिखेंगे। कहाँ डिफरेंस होगा उनमें? तो जो बहुत मेधावी बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है हर कदम पर। और दूसरी ओर
पासिंग मार्क्स घटकर आपका 15% पर अप्रत्यक्ष रूप से आ गया है। इस तरीके से क्या बच्चे का कोई कल्याण होने जा रहा है? पढ़ाई के स्तर को उठाना था। एग्जाम को इतना आसान बनाने से क्या शिक्षा का कल्याण हो जाएगा? क्या बच्चे का कल्याण हो जाएगा? अब ये बहुत गहन सवाल है जो गहराई से सोचने वाले बुद्धिजीवी ही समझ सकते हैं और उन्हें इस पर बोलना होगा, आम लोगों को समझाना होगा। ये हमारे शिक्षा के सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता। इसमें बदलाव की जरूरत है और इसी तरह से यदि ऐसे ही आगे होता ही रहा तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे देश का, हमारे राज्य के बच्चों का। इस तरह से सरकार की नीतियां शिक्षा को प्रभावित करती है। अब दूसरी बातों पर हम चलते हैं। भ्रष्टाचार, जो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। जैसे ही हम भ्रष्टाचार की बात किए, तुरंत आपने सोच लिया होगा कि सरकारी सारे कामकाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इससे हम पीछे हो रहे हैं। सही आकलन जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मैं जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं उसमें 80% जनता को प्रभावित करने वाले जो भ्रष्टाचार है वो प्राइवेट सेक्टर के भ्रष्टाचार है। अब आप हैरत में पड़ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भ्रष्टाचार होता है? आप समझ नहीं पा रहे हैं। सब लोग, आम जनता इसको नहीं समझ सकती है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और वह हमें 80% प्रभावित कर रहा है। सरकारी भ्रष्टाचार 20% प्रभावित कर रहा है। कैसे कर रहा है इसको आप देखिए, मैं अभी स्पष्ट करता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लीजिए। बिहार के किसी भी पिछड़े हुए इलाके में, गांव में चले जाइए, एक गरीब जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास कार नहीं है, वह प्राइवेट बस और ऑटो का इस्तेमाल करते हैं जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ शहर में जाने के लिए। उनसे 2 गुने 3 गुने पैसे वसूले जाते हैं। बिहार में कहीं भी आप पता कर लीजिए, अपने आसपास कोई गरीब हो तो आप उससे बात कीजिए और पूछिए कि कितनी दूरी का उसे कितना किराया लगता है और पता कीजिए कि सरकार का रेट क्या है। तो आपको पता चलेगा कि उनसे 2 गुना 3 गुना पैसे वसूले जाते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का भ्रष्टाचार है। क्या आपने सुना है कि सरकार ने इसके लिए कुछ किया हो? क्यों ऐसा हो सकता है? सरकार क्या कर रही है इसके लिए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकार ने किसी रास्ते में रोककर किसी बस पर छापेमारी की हो और चेक किया हो कि कितना पैसा लिया जा रहा है? यदि तय मूल्य से ज्यादा लिया जा रहा है तो उसका परमिट रद्द कर दिया गया हो? ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना है। नहीं होता है ऐसा। जबकि मैं बचपन से आज तक देख रहा हूं, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। हमेशा से 2 गुने 3 गुने पैसे वसूले जा रहे हैं पब्लिक से, पब्लिक लूटे जा रहे हैं। जो 400 रुपए रोज पर मजदूरी करते हैं, किसी तरह अपना जीवन चलाते हैं और वह इलाज के लिए महीने में 3 बार शहर में जाते हैं, उनका उनके पैसा का बहुत बड़ा हिस्सा तो ट्रांसपोर्ट में नाजायज ढंग से ले लिया गया। 3 बार का किराया एक बार में ही उनसे वसूल लिया गया। प्राइवेट सेक्टर के भ्रष्टाचार का एक दूसरा उदाहरण देखिए। जब वो गरीब इलाज कराने के लिए शहर में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ बगैर वजह कई बार, सभी डॉक्टर को मैं दोषी नहीं ठहरा सकता, बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे, लेकिन अनेक जगहों पर ऐसा हमने देखा है कि कई बार बगैर जरूरत के बहुत सारे जांच लिख दिए जाते हैं और जब वो जांच करा के आएंगे तभी डॉक्टर साहब आपका इलाज करेंगे। यदि वहां से रोगी ठीक नहीं होता है तो फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाना उनकी मजबूरी है। वहां जाते ही पिछले सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट, सारे जांच,
सब कैंसिल। वो डॉक्टर साहब सारे जांच नया लिखेंगे, आपको फिर से जांच कराना है उनके यहाँ, तब आपको डॉक्टर साहब देखेंगे। दुर्भाग्य से यदि वहां भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ तो फिर तीसरे जगह पर जाएंगे, फिर आपके सारे जांच जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर वहां 5-10 हजार का आप जांच आपको कराना होगा, तब वो अगले डॉक्टर साहब देखेंगे। क्या इस तरह की व्यवस्था विकसित राज्यों में भी है? क्या इस तरह की व्यवस्था दूसरे देशों में भी है? हम आदी हो चुके हैं इसे देखने के, हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रहा है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये लूटा जा रहा है पब्लिकों को सरेआम। राज्य सरकार कितना भी कल्याणकारी योजनाएं चला ले, जब तक इस सब पर लगाम नहीं लगेगा पब्लिक का कल्याण नहीं होने वाला है। आप कितना भी कल्याणकारी योजनाएं चलाइए, आप कुछ भी पब्लिक को फ्री राशन दे दीजिए, छात्रवृत्ति दे दीजिए, बच्चे को पोशाक दे दीजिए, इससे जनता का कल्याण नहीं होगा। एक फूटे हुए बाल्टी में जिसमें कि ढेर सारे छेद हो, उसमें कल्याणकारी योजनाओं से आप पैसा रखते हैं तो निकलेगा ही ना। कल्याणकारी योजनाएं आपका उन गरीबों के किसी काम का नहीं होता है। जितना आप योजना से लाभ पहुंचाते हैं उससे ज्यादा उन्हें लूट लिया जाता है इस प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के भ्रष्टाचार के द्वारा। उन्हें बस में लूटा जाता है, उन्हें डॉक्टरों के यहाँ लूटा जाता है। क्या की है सरकार इसके लिए? क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती है? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? एकदम आसान इलाज है। सरकार आज चाहे तो कल से वो बंद हो जाएगी। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, या सरकार जरूरत नहीं समझती ऐसा कुछ करने की, क्योंकि यहाँ के लोग सोए हुए हैं और बुद्धिजीवी मुंह बंद करके घर में पड़े हुए हैं। वो शांत हैं या तो डरे हुए हैं, बोलते नहीं है इस पर। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। इसलिए मैं तमाम बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि इन समस्याओं पर आपको आगे आना होगा, बोलना होगा, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, तभी हमारे बिहार की प्रगति हो सकती है। कैसे इसका समाधान क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे समाधान हो सकता है। बहुत ईजी समाधान है। सरकार एक दल गठित करे, हर जिले में रोज रास्ते में बस को रोककर और जांच करे उससे कितना पैसा किस पैसेंजर से लिया गया, कितने किलोमीटर का, सरकारी रेट क्या है, वहां गड़बड़ी पाई जाती है उसका परमिट उसी समय रद्द कर दे। रोज परमिट रद्द किया जाए, रोज छापामारी हो। क्या मजाल है किसी का जिस सरकार के तय रेट से ज्यादा पैसा ले लेगा? संभव है क्या? जैसे ही परमिट रद्द होगा या आपराधिक मुकदमा होगा, रोज हर जिले में होगा, कल से ये सब बंद हो जाएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर का जो भ्रष्टाचार है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पब्लिक को लूटती है, बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब जांच रिजेक्ट कर देते हैं जब भी कोई दूसरे डॉक्टर के यहाँ का मरीज आता है, तो ढेर सारा रिपोर्ट जांच लेके आया और सारा रद्द हो गया, फिर दूसरा करवाओ। क्या आपको मालूम है सरकार ने लाइसेंस दे रखा है उस जांच घर को, तब वो जांच घर चल रहा है। यदि उसके जांच गलत है तो रिपोर्ट जो लिखती सरकार, कोई भी डॉक्टर जो रिजेक्ट करती है उस रिपोर्ट को, वह रिजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर तुरंत उस जांच घर को बंद क्यों नहीं किया जाता है? सरकार के लाइसेंस से चलता है। सरकार लाइसेंस रद्द करेगी, तुम्हारा जांच सही नहीं चलेगा। और यदि वो जांच सही था और डॉक्टर साहब उस पर रिजेक्ट उसको कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, बिहार में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिहार सरकार उनको अनुमति नहीं देगी बिहार में प्रैक्टिस करने की। कैसे कोई डॉक्टर जो है किसी जांच को, सही जांच को रिजेक्ट कर देगा? सवाल ही नहीं होता है। सरकार इस पर कुछ करना नहीं चाहती है। डॉक्टर साहब जो दवाई लिखेंगे सिर्फ उन्हीं के दुकान में मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। क्यों? सरकार रजिस्ट्रेशन देती है उन्हें, उनसे सरकार क्या लिस्ट नहीं ले सकती कि आप कौन कौन से दवाई चलाएंगे? वो सारे दवाइयों की लिस्ट मुझे दीजिए, हर शहर में मेरा सरकारी दुकान होगा, उसमें सारे दवाई उपलब्ध होंगे। क्यों उनके प्राइवेट दुकान में ही दवाई मिलेगा?
सरकार के पास सब कुछ है। सरकार आज यह नियम बना दे कि जो भी बिहार में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, उन्हें उन सभी दवाइयों का लिस्ट देना होगा। जो जो दवाई वो चलाते हैं, उस लिस्ट को सरकार सार्वजनिक करेगी। वो हर स्टोर पर, हर मेडिकल स्टोर पर वो दवाई उपलब्ध रहेगा। कहीं से पब्लिक खरीद लेगा, या सरकारी दुकान हर शहर में खुलवा सकती है सरकार, वहां से खरीद लेंगे लोग। 10 रुपए की दवाई की कीमत 500 रुपए क्यों चुकाएगा? इसलिए चुका रहा है क्योंकि सरकार इसको सुधारना नहीं चाहती है और पब्लिक सह रही है। हम लोग सुन रहे हैं, सह रहे हैं, इसलिए ऐसा है। हम लोग जिस दिन इसको सहना छोड़ देंगे, जिस दिन सारे बुद्धिजीवी बोलना शुरू कर देंगे, सारे पब्लिक इस पर विचार करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। मैं पहले ही उदाहरण दे चुका हूं कि फूटी हुई बाल्टी में कितना भी पानी भरा जाए, वो कभी नहीं भरेगा। पब्लिक को जगह जगह से लूटा जा रहा है। क्या तरक्की होगा? कैसे तरक्की होगा? सरकार चाहे तो इसका समाधान है। मैं और भी बहुत सारी बातें हैं, आप जब उस पर चिंतन मनन करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सी समस्याएं हैं, सबका समाधान है। और जब तक इस पर सही ढंग से काम नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इतना ही, आज के क्लास में मैं इतना ही बोलूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में इन सभी बातों पर गहराई से विचार करेंगे और हमारा विकास तभी तरक्की करेगा, हमारा बिहार तभी विकास करेगा जब हम जागरूक होंगे, जब हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी और शिक्षित लोग आगे आएंगे। न कि सारी समस्याओं को देखते हुए चुपचाप मौन रहेंगे, तब तक विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का तरक्की नहीं हो सकता है। हमें विकास कराना है बिहार का, हमें बिहार को आगे लाना है, तो हमें आगे आना होगा। हमें अपने स्तर पर भी कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारा विकास हो सकता है, हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। चलिए ठीक है, मैं